जरा कल्पना कीजिए, कोई सुबह उठता है, अपनी कॉफी का कप हाथ में लेता है और अपने फोन पे एक नोटिफिकेशन देखता है। उनकी कंपनी, जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से खड़ा किया है, उस पर सरकार ने 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ओहो, बिना किसी चेतावनी के। बिल्कुल, कोई डेटा नहीं चुराया गया, कोई स्कैम नहीं हुआ, लेकिन बैकग्राउंड में चुपचाप चल रहे एक सरकारी एल्गोरिदम ने महज 1 मिलीसेकंड में ये तय कर लिया कि उनके डेटाबेस का जो फॉर्मेट है ना, वो गैर कानूनी है। मतलब कोई वार्निंग नहीं, बचाव के लिए कोई वकील नहीं, बस एक ऑटोमेटिक तुरंत लागू होने वाली 250 करोड़ की पेनल्टी। और सच कहूं तो सबसे डरावनी बात यह है कि कोई उस एल्गोरिदम से बहस नहीं कर सकता। उसे ये नहीं समझाया जा सकता कि स्थिति अलग क्यों थी या किस संदर्भ में वो डेटा रखा गया था, क्योंकि मशीनें संदर्भ नहीं सुनती हैं ना, वे सिर्फ और सिर्फ कोड पढ़ती हैं। सही कहा। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। हम आज एक ऐसे विचार की गहराई में जा रहे हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये असल में भारत के डेटा संरक्षण कानून यानी डीपीडीपी अधिनियम के इर्द गिर्द चल रही एक बहुत ही गंभीर चर्चा है। जी हाँ, और इसके लिए जो हमारा स्रोत है वो इकोनॉमिक टाइम्स में छपा एक लेख है और उस पर नवी द्वारा किया गया एक क्रिटिकल एनालिसिस है। हाँ, और इस पूरे विचार को लॉ टू कोड कहा जा रहा है। मतलब आसान भाषा में कहूं तो क्या हम अपने डेटा कानूनों को पूरी तरह से सॉफ्टवेयर नियमों या पाइथन कोड में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी इंसानी दखल के? देखिए, इस लेख में जो दावे किए गए हैं ना, वे काफी तीखे हैं। नवी का विश्लेषण तो यहाँ तक कहता है कि ये पूरा लॉ टू कोड वाला आइडिया शायद कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों का एक बहुत बड़ा पीआर स्टंट हो सकता है। पीआर स्टंट मतलब सरकार को लुभाने के लिए? हाँ बिल्कुल, वो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिति के जरिए अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं। अच्छा, और हाँ, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि हम यहाँ इन आरोपों को सच या झूठ साबित करने नहीं बैठे। किसी पीआर कंपनी या सरकारी संस्था के राजनीतिक दावों का समर्थन करना या विरोध करना हमारा काम नहीं है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल, हम सिर्फ इस विचार का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही। हम यहाँ सिर्फ उस इंजीनियरिंग और लीगल मैकेनिज्म का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हम बस ये समझना चाहते हैं कि क्या किसी देश के कानून को वाकई 0 और 1 के बाइनरी कोड में बदलना तकनीकी रूप से संभव है, और अगर ऐसा किया गया तो उसके नतीजे क्या होंगे? तो तकनीकी रूप से ये विचार कहाँ से आया, पहले ये समझना दिलचस्प है। अगर आप इसे उस नजरिए से देखें जो इस लॉ टू कोड की वकालत कर रहे हैं, तो उनका तर्क बहुत ही सम्मोहक है। मतलब इसे हम एक सिडक्टिव लॉजिक कह सकते हैं। सिडक्टिव लॉजिक कैसे? तर्क ये है कि आज के समय में एआई ड्रिवन साइबर हमले पलक झपकते ही होते हैं ना, तो जब हैकर्स मशीन की स्पीड से काम कर रहे हैं, तो क्या हमारी लीगल और कंप्लायंस व्यवस्था को भी मशीन की स्पीड से काम नहीं करना चाहिए? ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सुनने में तो ये एकदम लॉजिकल लगता है। अगर चोर बुलेट ट्रेन में भाग रहा है तो पुलिस बैलगाड़ी पर तो नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक एनालॉजी से जोड़कर देखूं, तो कानून को कोड में बदलना कुछ वैसा ही है जैसे जैसे आप किसी रोबोट शेफ को एक रेसिपी दें और उसमें लिख दें कि स्वादानुसार नमक डालें, और रोबोट का सिस्टम वहीं क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल, उसे सटीक ग्राम में इनपुट चाहिए, 5 ग्राम या 10 ग्राम। लेकिन इंसान ये समझता है कि खाना किसके लिए बन रहा है, उसमें और क्या मसाले हैं, उसका संदर्भ क्या है। ये स्वादानुसार वाली बात आपने बहुत सटीक कही है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि कानूनी व्यवस्था में जो अस्पष्टता या एम्बिग्युइटी होती है ना, वो कोई बग नहीं है, वो एक फीचर है। मतलब जानबूझकर ऐसा लिखा जाता है? हाँ, कानून जानबूझकर लचीला लिखा जाता है ताकि अदालतें मानवीय परिस्थितियों के हिसाब से फैसला कर सकें। डीपीडीपी अधिनियम में ही देख लीजिए, वहाँ उचित सुरक्षा उपाय या अनुमेय अवधि जैसी शर्तों का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर किसी को इसे कोड में बदलना है तो वो उचित या रीजनेबल को कैसे डिफाइन करेगा? मशीन के लिए तो रीजनेबल कुछ होता ही नहीं है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना, 0 या 1। एकदम सही, और यही वो जगह है जहां स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम शुरू होती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए नियम है कि यूजर का डेटा केवल एक अनुमेय अवधि, मतलब एक जायज समय तक ही रखा जा सकता है। ठीक है। अब एक अस्पताल के मामले में एक मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड 15 साल तक सुरक्षित रखना रीजनेबल हो सकता है, क्योंकि उसकी मेडिकल हिस्ट्री आगे इलाज में जरूरी हो सकती है। हाँ बिल्कुल।
लेकिन एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए 15 साल तक किसी का घर का एड्रेस और फोन नंबर रखना बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। अब एक कोड जो दोनों के लिए समान रूप से लागू होना है, वो इन दोनों संदर्भों के बीच का फर्क कैसे समझेगा? लेकिन अगर हम यूरोपीय संघ के जीडीपीआर की बात करें, वो तो काफी सालों से चल रहा है। क्या वहां इस तरह की चीजों को ऑटोमेट नहीं किया गया? जीडीपीआर 2018 से लागू है, लेकिन आज भी वहां लेजिटिमेट इंटरेस्ट यानी वैध हित का क्या मतलब है, इस पर इंसानी वकीलों की बेहतरीन टीमें आपस में भिड़ जाती हैं। मतलब आज भी बहस होती है। हाँ, हर रोज नए केस आते हैं। मेरी समझ से जिस समस्या को सदियों के लीगल सिस्टम और न्यायपालिका ने एक गणित के फॉर्मूले में नहीं बांधा, उसे हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिखे हुए कुछ हजार लाइनों के कोड से सुलझाने की उम्मीद कर रहे हैं, ये अव्यावहारिक है। पर सच कहूं तो वकीलों की लंबी चौड़ी फीस भरने और कोर्ट के चक्कर काटने से तो अच्छा ही लगता है कि एक निष्पक्ष मशीन ही फैसला कर ले। इंसान तो पक्षपाती होते हैं, वो थक जाते हैं, गलतियां करते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या मशीनें इंसानों की तुलना में कम गलतियां नहीं करती? अगर हम इन इंसानी खामियों को हटाकर एक ऐसा कोड ले आएं जो सबके लिए एक बराबर काम करे, तो उसमें बुराई ही क्या है? देखिए, स्रोत सामग्री इस पर एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करती है। असल में वकीलों की फौज, कोर्टरूम की बहस और ये पूरी जो धीमी प्रक्रिया है ना, वो कोई खामी नहीं है। वो एक एरर करेक्शन मैकेनिज्म के रूप में काम करती है। एरर करेक्शन मतलब गलतियों को सुधारने का एक इनबिल्ट सिस्टम? बिल्कुल। जब एक इंसान गलती करता है तो वो एक मामले में होती है, उस पर बहस की जा सकती है, अपील की जा सकती है। लेकिन सोचिए, अगर आपका वो निष्पक्ष लॉ टू कोर्ट सिस्टम गलती कर दे तो क्या होगा? इसे लेख में मेटा अकाउंटेबिलिटी गैप कहा गया है। मेटा अकाउंटेबिलिटी गैप? हाँ, अगर उस कोड की एक लाइन में कोई लॉजिक फ्लॉ है, तो वो एक साथ लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस को गलत तरीके से फ्लैग कर देगा। एक साथ लाखों गलत फैसले। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, भारत के डीडीपीपी कानून में डेटा उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। अब उस हेल्थ टेक स्टार्टअप वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए, सिस्टम की किसी बग की वजह से उस कंपनी के 50,000 मरीजों के डेटा को अवैध मान लिया गया। प्रति उल्लंघन 250 करोड़ के हिसाब से वो कंपनी तो उसी सेकंड खत्म हो जाएगी। एक झटके में सब खत्म। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल, उस बग के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो स्टार्टअप जुर्माना भरेगा? क्या वो वेंडर जिम्मेदार होगा जिसने कोड लिखा था? या फिर वो माइटी मंत्रालय जिसने उस सिस्टम को पास किया था? ये तो सच में किसी डरावने सपने जैसा है। जवाबदेही तो पूरी तरह से गायब है। और मुझे लगता है कि इससे एक और बड़ा खतरा पैदा होता है। अभी तक अगर किसी हैकर को कोई कंपनी बर्बाद करनी होती थी तो वो डेटा चुराता था, लेकिन स्रोत में एंथ्रोपिक के माइथॉस जैसे एआई मॉडल का जिक्र है। ये क्या चीज है और इस खतरे को कैसे बढ़ाता है? एंथ्रोपिक का माइथॉस एक ऐसा एआई मॉडल है जिसे कानूनी दस्तावेजों और नियमों के अंदर मौजूद लॉजिक और खामियों को समझने के लिए ट्रेन किया गया है। अच्छा। अब लॉ टू कोर्ट के समर्थक कहते हैं कि हम ऐसे एआई का इस्तेमाल करके अपने अनुपालन सिस्टम को सुरक्षित बना लेंगे। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का एक बेसिक नियम है, आप जिस चीज को ऑटोमेट करते हैं, आप हैकर्स को हमला करने के लिए एक नया रास्ता या कहें कि एक नया अटैक सरफेस भी दे देते हैं। तो मतलब हैकर्स को अब कानूनी दांवपेच समझने या वकीलों से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें बस सॉफ्टवेयर की कमजोरियां ढूंढनी है। एकदम सही। अगर कानून एक एपीआई बन जाता है तो हैकर्स को कोर्ट में जाके जिरह नहीं करनी है, उन्हें बस उस कोड में बफर ओवरफ्लो या लॉजिक लूप ढूंढना है। जैसे लोग टैक्स भरने वाले सॉफ्टवेयर में लूप होल ढूंढ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। वे कंप्लायंस सॉफ्टवेयर में लूप होल निकाल लेंगे। हम कानूनी अस्पष्टता की समस्या को सुलझा नहीं रहे हैं, हम बस उसे सॉफ्टवेयर की भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी में बदल रहे हैं। और सच कहूं तो एक सॉफ्टवेयर को हैक करना इंसानी सिस्टम को चकमा देने से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। ये तो वैसा ही हुआ कि आपने अपने घर में दुनिया का सबसे महंगा और जटिल ताला लगा दिया, लेकिन उसकी चाबी डोरमेट के नीचे रख दी। सही उदाहरण है। लेकिन चलिए एक पल के लिए ये भी मान लेते हैं कि पहले दिन जो कोड लिखा गया वो दुनिया का सबसे परफेक्ट कोड है, कोई हैकर उसे नहीं तोड़ सकता, कोई बग नहीं है। लेकिन दुनिया तो नहीं रुकती ना। तकनीक हर दिन बदल रही है, समाज की सोच बदल रही है। उस रुके हुए परफेक्ट कोड का क्या होगा जब 5 साल बाद कानून का मतलब ही कुछ और हो जाएगा?
यहाँ हम उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिससे सॉफ्टवेयर ऑसिफिकेशन या सॉफ्टवेयर का ठहराव कहा गया है। ये शायद इस पूरे लॉ टू कोड मॉडल की सबसे बड़ी तकनीकी खामी है। मुझे ये कॉन्सेप्ट किसी बहती नदी की तस्वीर खींचने जैसा लगता है। जब आप तस्वीर क्लिक करते हैं तो उस पल के लिए नदी हमेशा के लिए ठहर जाती है। हाँ, तस्वीर कभी नहीं बदलती। लेकिन असल दुनिया में तो नदी बह रही है, वो हर बारिश के बाद अपना रास्ता थोड़ा बदल लेती है। ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। लीगल सिस्टम एक बहती नदी की तरह ही है। अदालतों के नए फैसलों, समाज में आने वाले बदलावों और नए संशोधनों के साथ कानून लगातार विकसित होता है। जो कानून 2024 में बना है, 2028 तक आते आते उसकी व्यवहारिक व्याख्या काफी बदल चुकी होगी। और कोड का क्या होगा? अगर आपने उसे 2024 में हार्ड कोड कर दिया है, तो आपका सॉफ्टवेयर हमेशा 2024 की दुनिया में ही अटका रहेगा। लेकिन क्या हम उस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर सकते? मतलब जैसे हमारे फोन में ऐप्स अपडेट होते हैं, वैसे ही कानून वाले कोड को अपडेट कर दो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन गवर्नमेंट टेक और इतने बड़े अनुपालन सिस्टम में डिपेंडेंसी हेल नाम की एक चीज होती है। डिपेंडेंसी हेल? हाँ, जब एक सिस्टम दूसरे से और दूसरा तीसरे से जुड़ा होता है, तो कोड की एक लाइन बदलने से पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हो सकता है। इसलिए सरकारी सिस्टम्स को अपडेट करना बहुत महंगा, धीमा और जोखिम भरा होता है। सालों साल तक पुराने लेगेसी सिस्टम चलते रहते हैं क्योंकि कोई उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। और अगर कोई उन्हें अपडेट करने की हिम्मत जुटा भी ले, तो यहाँ मुझे एक बहुत बड़े पावर गेम या सत्ता के खेल की बू आ रही है। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई टेक कंपनी ये तय कर रही है कि अदालत के नए फैसले को कोड में कैसे ट्रांसलेट करना है, तो असल पावर तो उस इंजीनियर के पास आ गई ना। और इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। यहीं पर ये सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा बन जाता है। कैसे? देखिए, लोकतंत्र में कानून बनाने का काम विधायिका का है और उसकी व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का। लेकिन लॉ टू कोर्ट सिस्टम में जो व्यक्ति या संस्था वो बेस कोड लिखती है, वो अनौपचारिक रूप से न्यायपालिका को दरकिनार करके कानून की सर्वोच्च व्याख्याकार बन जाती है। मतलब अगर मेटी उस कोड को अप्रूव कर रहा है, तो वे सीधे तौर पर कोड को बाईपास कर रहे हैं। वे एग्जीक्यूटिव भी हैं और वे ही जुडिशरी भी बन रहे हैं। बिल्कुल। और खतरनाक बात यह है कि यह सब एक निष्पक्ष तकनीक के नकाब के पीछे होता है। एल्गोरिदम निष्पक्ष नहीं होते हैं, वे कोड लिखने वाले की प्राथमिकताओं और बायस को दर्शाते हैं। जब कोई इंसान फैसला लेता है तो आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जब कोई मशीन किसी का डेटा ब्लॉक कर देती है, तो बस एक ही जवाब मिलता है, सॉरी, एल्गोरिदम ने इसे फ्लैग किया है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसा वाक्य है जो किसी भी तरह की बहस को वहीं खत्म कर देता है। तो एक रैंडम वेंडर कंपनी का कोई प्रोग्रामर ये तय कर रहा है कि लोगों के प्राइवेसी राइट्स क्या होंगे। ये सच में परेशान करने वाला है। तो आखिर इस सबका मतलब क्या है? दुनिया तो एक देश तक सीमित नहीं है और डेटा देश की सीमाएं नहीं पहचानता। बिल्कुल नहीं पहचानता। तो अगर साइबर हमले बहुत तेज हैं, तो क्या कुछ गलतियों को बर्दाश्त करके भी तेज और स्वचालित प्रवर्तन यानी ऑटोमेटेड इन्फोर्समेंट अपनाना हमारी मजबूरी नहीं है? धीमे मानवीय फैसलों से तो बेहतर ही होगा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो तेजी हमेशा एक फायदे का सौदा नहीं होती। किसी गलत नियम का मशीन की गति से लागू होना एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। आप ये नहीं चाहेंगे कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम गलतफहमी में किसी अस्पताल के सर्वर का एक्सेस बंद कर दे या किसी शोधकर्ता या पत्रकार का वैध काम रोक दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मशीन उसका संदर्भ नहीं समझ पाई। स्रोत में इस क्रॉस बॉर्डर रियलिटी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, एक अमेरिका में बैठा इंजीनियर सिंगापुर में रखे किसी सर्वर से डेटा एक्सेस कर रहा है और वो डेटा एक भारतीय यूजर का है। बहुत ही उलझा हुआ मामला है। हाँ, अब मान लेते हैं भारतीय यूजर की सहमति जीडीपीआर नियमों के स्टैंडर्ड पर ली गई थी, लेकिन उसी समय अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कुछ और ही कह रहा है। अब आप ही बताइए, दुनिया का कौन सा ऐसा कोड है जो इन सारे विरोधाभासों को एक साथ सुलझा सकता है? कोड तो एक ही आउटपुट देगा, या तो एक्सेस अलाउड या डिनाइड। 0 या 1। बिल्कुल। और मल्टी जुरिस्डिक्शनल विवादों में अक्सर एक साथ दोनों बातें सही हो सकती हैं या दोनों गलत हो सकती हैं। एक लॉ टू कोड सिस्टम इनमें से किसी एक देश की व्याख्या को डिफॉल्ट रूप से चुन लेगा और बाकी कानूनों का उल्लंघन कर देगा। वो इस तरह के विरोधाभासों को हैंडल ही नहीं कर सकता। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं?
लेख पढ़ने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि स्रोत ऑटोमेशन या तकनीक के ही खिलाफ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल दुनिया में हमें मॉनिटरिंग के लिए एआई और ऑटोमेशन की सख्त जरूरत है। लेकिन इस लेख का मुख्य निष्कर्ष ये है कि समस्या ऑटोमेशन में नहीं है, बल्कि ऑटोमेटेड लीगल इंटरप्रिटेशन यानी स्वचालित कानूनी व्याख्या में है। मतलब मशीन का काम सिर्फ अलार्म बजाना होना चाहिए, वो हमें ये बता सकती है कि यहाँ कुछ असामान्य हो रहा है, कृपया इसे चेक करें। ठीक कहा आपने। मशीन स्पीड मॉनिटरिंग और अलर्टिंग बहुत उपयोगी है, लेकिन दंडात्मक कार्यवाही के लिए अंतिम फैसला किसी इंसान के हाथ में ही होना चाहिए। इसे ह्यूमन इन द लूप कहते हैं। हाँ, क्योंकि दांव पर करोड़ों रुपए और लोगों के अधिकार हैं। बिल्कुल, कानून कोई गणित का समीकरण नहीं है। इस पूरे विचार की अव्यवहारिकता को समझाने के लिए स्रोत के अंत में एक इंटरनेट मीम का जिक्र किया गया है। वो एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा वाला तंज। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे सच में हंसी आ गई। हाँ, ये मजाकिया है, लेकिन बहुत गहरी बात कहता है। बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम समाज की सारी जटिलताओं, इंसानी अधिकारों और कानूनी पचड़ों को एक तरफ से मशीन में डालेंगे और दूसरी तरफ से एकदम साफ सुथरा चमकदार कंप्लायंस का सोना बाहर आ जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में मशीनें इस तरह काम नहीं करती। ये मीम उस भ्रम को तोड़ता है कि तकनीक के पास हर मानवीय समस्या का एक जादुई समाधान है। और ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जो भी व्यक्ति इस डिजिटल दुनिया में अपना डेटा शेयर करता है, उसके लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि उनके अधिकारों की रक्षा कोई इंसान कर रहा है या कोई निर्जीव एल्गोरिथम। क्योंकि जब फैसले पूरी तरह से बाइनरी हो जाते हैं, तो उनमें से वो मानवीय संवेदना खत्म हो जाती है, जो असल में न्याय की मूल नींव है। और यही आज का वो आखिरी विचार है जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, यदि हमारे सभी कानूनी अधिकारों को, हमारी आज़ादी को अनाम प्रोग्रामर्स द्वारा पूरी तरह से बाइनरी कोड में बदल दिया जाए, तो क्या हम उस मानवीय संवेदना को नहीं खो देंगे? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। बिल्कुल। क्या न्याय का मतलब सिर्फ अंधाधुंध नियम लागू करना है, या फिर उन नियमों के पीछे की इंसानियत को समझना? जब अगली बार आप किसी ऑटोमेटेड फैसले का शिकार हों, तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। जुड़े रहिए।